ओके, पिलर 4 पढ़ते हैं ठीक है। पहले इसमें है नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, ट्रेंड क्या है, स्टेटली डिक्लाइन। अभी इसको ये डिक्लाइन तो है बट अभी बहुत कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना के बाद से ये ट्रेंड बदला है। मतलब लोग ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं एग्रीकल्चर को क्योंकि जॉब लॉसेस ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर जिग जैग ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि हमेशा स्टेडली डिक्लाइन और या फिर फॉलिंग तो रहेगा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये 3 आते हैं, नाफेड, SFAC, ICAR, और तीनों ही नॉन स्टैट्यूटरी हैं। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी तीनों ही हैं। और नाफेड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। काम क्या है, डील विद द मार्केटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट, मार्केटिंग समझते हैं। SFAC क्या है, ये स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। इसका बेसिकली ये ई नैम है ना, ई नैम इनिशिएटिव, ये ई नैम वाले को देखता है। ICAR ये एक तरह से रिसर्च बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, ये भी नॉन स्टैट्यूटरी है। आगे देखते हैं, एग्रो रिसर्च एंड एक्सटेंशन में ICAR आती है, नॉन स्टैट्यूटरी। अब एग्रीकल्चर इनपुट में सीड आता है। सीड देखो, हाइब्रिड सीड्स होते हैं और नॉन हाइब्रिड सीड्स होते हैं। हाइब्रिड सीड्स को हर साल बदलना पड़ता है, एवरी ईयर बदलना पड़ता है, और नॉन हाइब्रिड सीड्स को हर 3 साल में बदलना पड़ता है एक बार। बट इंडिया में सीड रिप्लेसमेंट रेशियो काफ़ी कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमारे तो पहली बात सीड बार बदलना अफोर्डेबल नहीं होता, दूसरा ये अवेलेबल भी नहीं होता गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सीड डेवलपमेंट के लिए 100% FDI भी कर दी है। सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन ए विलेज गिविंग ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स सो दैट दे कैन फुलफिल द नीड ऑफ फुलफिल सीड डिमांड ऑफ देयर ओन। फार्मर्स को सीड प्रोड्यूस करने की ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि वो अपने गांव का डिमांड को पूरी करते हैं। सीड बैंक क्या चीज़ होता है, डिपॉजिटरी टू सीड टू दैट इज ए डिपॉजिटरी दैट स्टोर सीड्स। ठीक है, ये सीड्स को स्टोर करते हैं सीड बैंक में। क्यों करते हैं, मतलब एम क्या है, टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। दूसरा, सप्लाई सीड ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी, ऐसे कोई कैलेमिटी आ जाए कि फसल का लॉस हो जाए तो इस तरह के लिए वो सीड्स बनी रहे हमेशा के लिए। अब क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है, ये पहले बात तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंडक्ट स्टडी एंड रिकमेंड करती है ये जो GM क्रॉप्स को, अप्रूविंग ऑफ GM क्रॉप्स। पहले बात तो ये कल रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये फाइनल मतलब अप्रूवल नहीं देती है, बस ये रिकमेंडेशन देती है कि कौन सी GM क्रॉप सेफ है यूज़ करना, और फाइनल अप्रूवल तो देगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। तो इसने मतलब ओवर द ईयर्स कई सारे रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे BT कॉटन, BT ब्रिंजल, GM मस्टर्ड, ये सब दिया है। बट केवल अभी तक केवल GM कॉटन ही अलाउड है, वो भी नॉन फूड क्रॉप। ठीक है, केवल एक नॉन फूड क्रॉप अलाउड है, वो भी BT कॉटन, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। टर्मिनेटर जीन क्या चीज़ होती है, टर्मिनेटर जीन होता है व्हेन अ सीड इज़ प्लांटेड दे विल प्रोड्यूस क्रॉप्स ओनली वंस। ये जीन्स वो जीन्स होते हैं जब अगर सीड प्लांट कर दिया गया है और उसके बाद केवल क्रॉप बस एक बार ही प्रोड्यूस हो जाएगी, एक बार के बाद उस जीन में मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मोनसेंटो है, मोनसेंटो कंपनी है, उसने पेटेंट कर लिया है टर्मिनेटर जीन्स के ऊपर। और कोई भी किसान जो टर्मिनेटर जीन्स का उपयोग करेगा तो उसे एक बार फसल होएगी, दूसरी बार के लिए उसे फिर से मोनसेंटो से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से फार्मर्स को डिपेंडेंट कर रहे हैं कंपनी के ऊपर हर सीजन के लिए। तो और टर्मिनेटर जीन्स इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, वैसे भी इंडिया का किसान बहुत गरीब है, अलाउ कर देंगे तो कैसे सर्वाइव करेगा। अब आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये कोर स्कीम है, मतलब 100% सेंटर ने फंड नहीं किया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, काम क्या है, टू इम्प्रूव द इरीगेशन कवरेज, रिड्यूस द वेस्ट ऑफ वाटर यूजिंग 4 पिलर स्ट्रेटजी। कौन सी, एक्सेलरेट इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स, मतलब क्या, फिनिश करो द ऑनगोइंग नेशनल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट, सेटअप करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अब जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो जाबो है नागालैंड में, ठीक है, इस तरह के जो कई सारे हैं उन सबको सेटअप करेंगे।
हर खेत को पानी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाटर टू ईच एंड एवरी फार्म पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। ऐसे मतलब वाटर एफिशिएंट इंप्रूव करेंगे द वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन डिवाइसेस। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन डिवाइस का यूज़ करके वाटर यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। अब माइक्रो इरिगेशन डिवाइसेस में सच एस ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवट, रेन गन, ठीक है, जो बहुत फव्वारे के फॉर्म में हवा देते हैं। अब पता है इसमें रिलेटेड टर्म क्या है, फर्टिगेशन क्या है। फर्टिगेशन दो चीज़ से बना है, फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, मतलब मिक्सिंग वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र इन ड्रिप सिस्टम। जो फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं उसको ऐसा ऐसा फर्टिलाइज़र बनाओ कि वो वाटर में सॉल्युबल हो, फिर उसको ड्रिप सिस्टम से हर पौधे की जड़ तक पहुँचाओ। फर्टिलाइजर डिलीवर्ड इनटू द रूट सिस्टम, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर। एकदम सही, फर्टिलाइजर का वेस्ट होगा, पानी का भी एफिशिएंट यूज़ होगा, फर्टिगेशन से बोलते हैं। मल्चिंग क्या होता है, कवरिंग द बेयर सॉइल विद स्ट्रॉ। जो भी प्लांट, जो भी पौधा लगा हुआ उसके आसपास की जो सॉइल है जिस पर कोई पौधा नहीं है, उस सॉइल को स्ट्रॉ मतलब लकड़ी, पतली पतली लकड़ी के से ही, स्ट्रॉ, वुड्स और चिप्स, बार्क, इन सब से ढक दो। इससे क्या होगा कि ये वाटर का इवेपोरेशन कम होगा, जो वाटर पानी में है उसका इवेपोरेशन कम होगा और सॉइल इरोजन भी कम होगा और वीट की ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, ये सब ये फ़ायदा है मल्चिंग से। अब आते हैं इनपुट्स में, अगला आता है ये फर्टिलाइज़र। अब देखो फर्टिलाइज़र का ऐसा समझो, फर्टिलाइज़र में देखो पहले NPK होता है, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटास। नाइट्रोजन की जब बात करते हैं बेसिकली ये यूरिया होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात आती है तो बेसिकली हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया बनता कैसे है, मीथेन गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, मीथेन से अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। ठीक है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन नेचुरल गैस होती है, उससे अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। और किस मेथड से बनता है ये हेबर प्रोसेस बनता है। हेबर प्रोसेस से बनता है मीथेन से यूरिया, मीथेन से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया। ठीक है, हेबर प्रोसेस नेचुरल गैस मीथेन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और फर्दर प्रोसेसिंग टू क्रिएट यूरिया। देयरफॉर यूरिया प्रोडक्शन रिक्वायर्स नेचुरल गैस इंपोर्ट। इसीलिए जब हम यूरिया का प्रोड्यूस करते हैं तो हमें नेचुरल गैस का इंपोर्ट करना पड़ता है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गिव्स द इंडियन कंपनीज सब्सिडी टू मैन्युफैक्चर एंड सेल चीप प्राइस, मैन्युफैक्चर एंड सेल इट एट द चीप प्राइस टू द फार्मर। ठीक है, पहली बात तो ये जो यूरिया की जो भी फर्टिलाइज़र की बात आती है, किसी भी तरीके का हो फर्टिलाइज़र, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आएगा। राइट, अब देखो यूरिया, इसमें एक मिनट, यूरिया की जो सब्सिडी होती है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब यूरिया में सब्सिडी 100% सेंटर देती है। ठीक है, स्टेट नहीं देता, ये याद रखो। यूरिया की सब्सिडी सेंट्रल सेक्टर है, 100% स्टेट देता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस 80 से 85% डिमांड इज मेट वाया इंपोर्ट किया जाता है 80 से 85% तक। ठीक है, और पोटास जो होता है वो 100% इंपोर्ट किया जाता है वाया। पोटास डिमांड जो है उसकी 100% इंपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो NPK हो गया। NPK का आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए कि 4:2:1, 4:2:1 होना चाहिए। N 4 पार्ट, फॉस्फोरस 2 पार्ट, पोटास 1 पार्ट। बट फॉर इंडिया में क्या है, NPK की रेशियो कितना 8:3:1 है। बिकॉज क्यों ऐसा है, क्योंकि जो यूरिया है वो सब्सिडाइज्ड है और चीप है, तो हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। और दूसरी ये भी बात है कि हमें लगता है कि जितना फर्टिलाइज़र को यूज़ करोगे उतनी अच्छी फसल होगी, इसलिए भी हम ओवर यूज़ करते हैं। राइट, प्रिवेंट द मिसयूज़। यूरिया का जो मिसयूज़ होता है, जो नाइट्रोजन वाला एलिमेंट है यूरिया, उसका मिसयूज़ होता है, उसके लिए क्या किया जाए। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का एक ये हुआ कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लेके आओ, 2010 में आया है। ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर है। सेंट्रल सेक्टर है, यूरिया से रिलेटेड चीज़ें सेंट्रल सेक्टर है, 100% पेड बाई यूनियन। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर गिव देता है सब्सिडी टू कंपनी बेस्ड ऑन द वेट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फर्टिलाइजर। सब्सिडी किसे मिल रही है, सब्सिडी किसको दी जा रही है, कंपनी को। ठीक है, फार्मर को नहीं, कंपनी को दी जा रही सब्सिडी। यूरिया वॉज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो देते हैं कि जितने भी वेट होगा, जितना वेट न्यूट्रिएंट्स का होगा उस हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, इसमें सब कुछ कवर है, लेकिन यूरिया कवर नहीं है। समझे, यूरिया वॉज नॉट कवर अंडर द स्कीम। ठीक है, अब अगला आता है कि यूरिया का मिसयूज और कैसे प्रिवेंट करोगे। सॉइल हेल्थ कार्ड बना दो। सॉइल हेल्थ कार्ड
ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 100% नॉट फंड बाई यूनियन, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें स्टेट भी अपना पार्ट देता है इसमें। अब देखो जैसे यूरिया सब्सिडी है 100% यूनियन देगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है 100% यूनियन है, लेकिन जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसमें स्टेट भी है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सॉरी ये मैक्रो है, माइक्रो कौन से हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये सब है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सल्फर, फिजिकल पैरामीटर का pH वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कार्बन्स, ये सब हैं। ए फार्मर लैंड टेस्ट, इसमें होता क्या है कि एक फार्मर का लैंड है, टेस्टेड एंड ही इज़ गिवन अपडेटेड सॉइल हेल्थ कार्ड, हर 3 साल में उसको अपडेटेड सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड का बेसिकली क्या है कि अब वो ये जान लेगा कि जो सॉइल है उसको किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, वो किस तरह की क्रॉप बोना चाहता है तो किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए। द कार्ड ऑल्सो एडवाइज ऑन विच टाइप ऑफ क्रॉप, सीड, फर्टिलाइजर, इरीगेशन मेथड विल बी सुटेबल फॉर हिज फार्म अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप। सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग उससे कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए, कौन से सीड लगाने चाहिए, फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ करना चाहिए, इरीगेशन का मेथड कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये सब बताएगा, ठीक है। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ, और यूरिया कैसे मिसयूज़ करोगे, नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का यूज़ करके हम मिसयूज़ को प्रिवेंट करेंगे जो यूरिया का होता है। ये भी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मैंडेटरी है। 2015 में गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी फॉर द फर्टिलाइजर कंपनी टू नीम कोट द यूरिया बिफोर सेलिंग, मतलब ये मैंडेटरी है कि आपको नीम कोटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या है, टू प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ सब्सिडाइज यूरिया टूवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। पहले क्या होता था कि जो ये यूरिया सब्सिडाइज खरीद कर ये जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज से कोई केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पर बेच देते थे हायर प्राइस पे, बट नीम, और तो अब ये नहीं होगा नीम कोटेशन के बाद से। और नीम कोटेशन का और क्या फ़ायदा है, नीम कोटिंग स्लो डाउन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द यूरिया। जब नीम की कोटिंग हो जाती है तो इससे जो नाइट्रोजन की रिलीज़ होती है, जो यूरिया से जो नाइट्रोजन रिलीज़ होता है वो स्लो रिलीज़ होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इट इम्प्रूव द प्लांट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया। तो ये क्या करेगा, जो प्लांट जो नाइट्रोजन से निकले हुए यूरिया को ऑब्जर्व करता है वो अब अच्छे से कर पाएगा, तो इससे ईल्ड बढ़ेगी, ठीक है। रिडक्शन इन द पेस्ट एंड डिजीज अटैक, जो पेस्ट और डिजीज़ अटैक होते हैं वो कम हो जाएंगे। पेस्टिसाइड कंजप्शन इज ऑल्सो रिड्यूस, पेस्टिसाइड भी कम कंज्यूम होगा, ठीक है। अब और यूरिया के मिसयूज़ के लिए और एक चीज़ लाई गई है DBT और फर्टिलाइज़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र सही है। अब ये फर्टिलाइज़र कंपनी आर पेड सब्सिडी ओनली, पहले भी कंपनी को सब्सिडी पे देते थे, अभी भी देंगे कंपनी को सब्सिडी, बट अभी कंडीशन हो गई, फर्टिलाइज़र कंपनीज आर पेड सब्सिडी ओनली आफ्टर रिटेलर हैज़ सोल्ड द सब्सिडी टू द फार्मर थ्रू पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस एंड नोटिंग डाउन हिज आधार कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड और वोटर ID कार्ड ETC टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी एज ए फार्मर। अभी भी कंपनी को सब्सिडी मिलेगी, लेकिन पहले सब्सिडी पे करने के पहले रिटेलर, जो रिटेलर है वो पहले सोल्ड कर दे सब्सिडी फर्टिलाइजर फार्मर को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे, एंड उसका आधार कार्ड KCC सब नोट कर ले और ये वेरीफाई कर ले कि वो फार्मर ही है, ठीक। ऐसा करने के बाद फिर देन द गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्सिडी डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव फर्टिलाइजर कंपनी। अभी भी फर्टिलाइजर कंपनी के ही अकाउंट में वो सारे सारे पैसे जाएंगे, ठीक है। सब्सिडी वाले किसके अकाउंट में जाएंगे, फर्टिलाइजर कंपनी के अकाउंट में। अब आगे कहते हैं पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड, इंडियाज पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज़ फॉर लेस देन द फर्स्ट वर्ल्ड। देखो हम अभी भी हमारा जो रेशियो है NPK का वो काफ़ी एडवर्स है और हम काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, बट फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड के कंपेरिजन हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ईल्ड कम होती है कंपेयर देन कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है बट ईल्ड ज़्यादा देती है। एक ये जो है कन्वेंशनल फार्मिंग नॉट सस्टेनेबल बट यील्ड तो ज़्यादा है, ठीक है। फाइनेंस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस में एक चीज़ आती है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट क्या चीज़ होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है। पहले बात है जो दाना अनाज ये सब चीज़ें हैं ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये कंज्यूमर अफेयर्स में आती हैं, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये जो निगोशियल एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आती है, ठीक है। जो ये काम आती है, जो NWR है, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, प्रिवेंट द डिस्ट्रेस सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कैसे? जैसे कि अब मान लो कि एग्रीकल्चर कोई फार्मर को एक फसल उसकी पूरी हो गई है, अब उसको अगली फसल का टाइम आ गया, अगली फसल को बोने के लिए उसको पैसे चाहिए। तो पैसे तो मान लो उसकी फसल बिक नहीं रही है, ठीक है। जब बिक नहीं रही है तो अब वो एक तरीका ये है कि भाई वो और कम पैसे में कैसे भी कैसे करके बेच दे और वहाँ से निकले पैसे लेकर दूसरी क्रॉप बोने के लिए। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रेस सेलिंग हो गई ना। जितना मान लो 100 रुपये किलो देना मिलना चाहिए उसे, लेकिन वो 50 रुपये किलो में बेचने में मजबूर हो गया। तो ये काम क्या करेंगे, वो अपना प्रोड्यूस जो भी कुछ है ये जो कोल्ड स्टोरेज में जाओ और रख दो, और वहाँ से वो लोग निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट दे देंगे तुमको, और उस पर जाके किसान लोन ले सकता है, ठीक है। अब लोन वेवर ऑफ फॉर फार्मर ये कहता है, ये किस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आता है। लोन वेवर की बातें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस के अंदर आती है। वंस पेड द ड्यूज टू द फार्मर इन द फेज्ड मैनर ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स। ये जो बैंक ड्यू करती है फार्मर्स का, पे करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो 2018 की है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, पहले बात तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी चीज़ें कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। उसमें ये एक एम है कि 2022 तक हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डबल कर देना है। फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन का ट्रेंड जिगजैग है हमारा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। जिसमें पहला है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लो जब यहाँ पे इंडिया में फूड के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बेसिकली ये तब होते हैं जब दाम ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में ही इनफ फूड नहीं है, ठीक है। फूड अभी इनफ नहीं बचा है, तभी तो दाम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की सीलिंग लगा देते हैं। इट इज़ द प्राइस बिलो विच कमोडिटी कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड। मान लो पहले 10 रुपये केजी के हिसाब से तुम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब कह देंगे 15 रुपये केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट करो। तो ये 15 रुपये केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट करने जब ये लिमिटेशन लगा दिए, तो ये फॉरेन मार्केट में कंपटीटिवनेस इसकी रह नहीं जाएगी उतनी। जब रह नहीं जाएगी तो ये डिस्करेज करेंगे कि फॉरेन मार्केट में ना बेचा जाए, जिससे कि वही सारा पदार्थ जो फॉरेन मार्केट में बेचा जा रहा था वो सारा इंडिया में आए, और इंडिया के जो ये इन्फ्लेशन चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन, वो कम हो सके, ठीक है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के सारी चीज़ें कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। फूड इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अदर इनिशिएटिव है OMSS। ये क्या चीज़ है? ये है ओपन मार्केट, इसका फुल फॉर्म क्या चीज़ है? इसकी फुल फॉर्म है ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है। अब देखो, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है जो हमारा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखो। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। पहली बात तो ये क्या करता है क्या है कि MSP पे सारे क्रॉप्स को अपने वेयर हाउस में रखता है, खरीदता है, ये सब काम करता है। कंज्यूमर से रिलेटेड काम है ना, गेहूँ दाल चावल सब करता है। तो कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का ये है, ठीक है। ये किस एक्ट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन एक्ट, अंडर फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर आता है। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अंडर फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट FCI प्रोक्योर सीरियल फूड ग्रेन एट MSP एंड सेल देम टू द पुअर फैमिली वाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। काम तो इनका यही है कि सीरियल्स को और फूड ग्रेन्स को MSP पे खरीदें और फिर PDS के थ्रू इसको सेल करें। हाउएवर ड्यूरिंग जब फूड इन्फ्लेशन होता है तो FCI would also sell grains to the open market to increase supply and curb price rise। ये ओपन मार्केट में भी सेल करते हैं जिससे कि जो फूड की सप्लाई हो सके वो बढ़ सके, और जो फूड का जो प्राइस बढ़ रहा है वो घट सके, ठीक है, कंट्रोल में आ सके। अगला इनिशिएटिव क्या है फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर फंड है, 100% गवर्नमेंट का है, यूनियन गवर्नमेंट का। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गिव्स इंटरेस्ट फ्री लोन, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री
give interest free loan to FCI, NAFED and other central and state agency to procure pulses and perishable vegetables from local and foreign farmers and sell to the आम आदमी at reasonable price। 2014 में आता है, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, 100% गवर्नमेंट का है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक इंटरेस्ट फ्री लोन देती है कई सारी एजेंसियों को लाइक FCI, NAFED, जिससे कि वो लोग पेरिसेबल वेजिटेबल्स को और पल्सेस को प्रोक्योर कर सकते हैं और आम आदमी को बेच सकें। ऑपरेशन ग्रीन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस्ड FPI, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। ये टॉप जो फसलें होती हैं, T से टोमेटो, O से ओनियन, P से पोटैटो, ये प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या चीज़ होती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक तरह की एक हाइब्रिड कंपनी है बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट आता है और कॉर्पोरेट सोसाइटी से म्यूचुअल बेनिफिट विदाउट एक्सेसिव वेटेज टू हु कंट्रीब्यूट हाउ मच, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से, ये 2003 ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत आती हैं, हाइब्रिड कंपनीज होती हैं। अब आगे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज IPR को पढ़ते हैं। जो ट्रिप्स जो हुआ है WTO का जो ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स है, प्रोटेक्ट करता है फॉलोइंग टाइप ऑफ IPR को, जिसमें आते हैं कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट, इंटीग्रेट सर्किट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और ये सब किस एजेंसी के अंतर्गत होता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ये क्या है, UN की स्पेशल एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब देखो, अब IPR का तुम मोटा पहले तो बहुत ही ईजिली मोटा समझो। देखो IPR, जब हम कॉपीराइट्स की बात करते हैं तो पहले तो 60 साल के लिए होता है, कॉपीराइट 60 साल के लिए होता है। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है लिटरेरी, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक, साउंड रिकॉर्डिंग, लाइव परफॉर्मेंस एंड मूवीज़, ये सब आती हैं कॉपीराइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये 60 साल के लिए होता है। अब आता है पेटेंट होता है 20 साल के लिए, किसी का भी पेटेंट हो, फॉर न्यू इन्वेंशन, न्यू ड्रग, इन सब के लिए। डिज़ाइन 15 साल की होती है। डिज़ाइन मतलब ये टू प्रोडक्ट शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ETC चीज़ चाहिए, ये डिज़ाइन बना दी है तो ये 15 साल के लिए होती है। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, टू डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स ऑफ ए रीजन फ्रॉम दैट ऑफ अदर रीजन। एक मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे कि बासमती चावल, जैसे मान लो त्रिपति लड्डू, जो त्रिपति लड्डू में जो क्वालिटीज़ है वो बस वहीं मिलेगी जहाँ का ये है, त्रिपति में ही मिलेगी, ठीक है। दार्जिलिंग की टी, बस ये वहीं की टी ही फेमस है, वो एक अलग उसका स्वाद है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर 10 साल का होता है। ट्रेडमार्क 10 साल का होता है। ट्रेडमार्क मतलब टू डिस्टिंग्विश ए कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। जैसे एप्पल का ये प्रोडक्ट, कल को कोई कंपनी खोल के ऐसा एप्पल छिपा ही सकती है, ठीक है, ये उसका ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर 10 साल के लिए होता है। डिज़ाइन 15 साल के लिए, पेटेंट 20 साल के लिए। अब देखो अटैच एक ये DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट 20 साल के लिए, डिज़ाइन 15 साल के लिए, ट्रेडमार्क 10 साल के लिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क अटैच ऑफिस है, ठीक है। अटैच ऑफिस है, जनरल है तो पहले बात समझ लो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अटैच ऑफिस है अंदर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑल्सो नोन एज, इसको इंडियन पेटेंट ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। अब एक मस्त बात समझो, कुछ IPR जो एक्ट हैं और उसकी कौन सी नोडल एजेंसी है। सबसे पहले समझ लो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट क्या होता है। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट की नोडल एजेंसी, इस एक्ट के अंदर जितनी कुछ भी बातें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखता है, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कॉपीराइट्स 60 साल के लिए आता है, ठीक है। इसमें जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री देखती है। और इसमें जो कॉपीराइट के ऑफिस है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब तो ये एबॉलिश हो चुका है, ठीक है, अब ये नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड अब नहीं है, एबॉलिश हो चुका है। पेटेंट एक्ट, पेटेंट 20 साल के लिए होता है, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट,
15 साल के लिए। ट्रेडमार्क एक्ट 10 साल के लिए। ये सब किसके अंदर आता है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, इसके अंदर आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये किस एक्ट के अंदर आता है? गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, 10 साल के लिए होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। आईपीआर में पेटेंट क्या पेटेंट नहीं करवा सकते हैं? फ्रीविलस इन्वेंशन, जैसे कुछ भी स्कूल बैग, लैपटॉप वगैरह, ये सब कुछ पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। प्लांट सीड वेराइटीज़, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट देम, प्लांट सीड है उसकी वैरायटी को पेटेंट नहीं करा सकते हैं। कई तरह के सीड्स बना रहे हो, उसको बनते हैं, उसकी वैरायटी को पेटेंट नहीं कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं कर, जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ नेचर में हो रही बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको तुम पेटेंट नहीं करा सकते। एनिमल ब्रीडिंग को पेटेंट नहीं करा सकते। न्यू फॉर्म ऑफ अननोन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ऐसा मतलब ऐसा कुछ मेयर डिस्कवरी कर लो कि एक नए फॉर्म सब्सटेंस का उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा हो, तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज से आयुर्वेदा की इन्फॉर्मेशन है, उसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलेज को पेटेंट नहीं करा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को नहीं करा सकते हैं, राइट। अब इसको इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड्स कैन पेटेंट इन इंडिया। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो नेचर में है, जो भगवान का है, वो तुम पेटेंट कैसे करा सकते हो? तो एक तो गलत, ठीक है। इन इंडिया देर इज़ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, उस समय जब ये क्वेश्चन आया तब तो था, तो ये सही है। पहले बात तो अपीलेट बोर्ड लगभग सभी का ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, दो गलत, दो गलत, एक तो वैसे भी गलत हो गया। प्लांट वैरायटी आर नॉट एलिजिबल फॉर पेटेंट इन इंडिया, प्लांट वैरायटी सही है। देखो प्लांट की वैरायटी एलिजिबल नहीं है पेटेंट के लिए, ठीक है। यूटिलिटी पेटेंट क्या चीज़ होती है? यूटिलिटी पेटेंट होता है पीटी पेटेंट्स रिकॉग्नाइजिंग द माइनर इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। बहुत छोटा सा पेटेंट इंप्रूवमेंट कर दो और उसको पेटेंट कराने की बात करो। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन में भी कोई स्पीकर मान लो ऐड नहीं है, फिर एक स्पीकर ऐड कर दो, कह दो कि हमने इन्वेंशन कर दिया, फिर उसमें एक कोई टाइम वॉच ऐड कर दो, कुछ भी ऐसे ऐड कर दो, तो ये कोई इन्वेंशन नहीं है। और कॉमर्स मिनिस्ट्री इज़ नॉट इन फेवर ऑफ अमेंडिंग द पेटेंट एक्ट टू अलाउ यूटिलिटी पेटेंट्स। अभी इंडिया में से कोई यूटिलिटी पेटेंट नहीं है, ठीक है। इसका देखते हैं विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। पहले बात तुम्हें ये पता है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट ये आईपीआर के लिए है, तो इंडिया का इट रिटिएट इंडियाज कमिटमेंट, ये तो सही बात है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है इट इज़ मैंडेटरी या बाइंडिंग, तब भले ही गलत होता, बट ये जेनरिक स्टेटमेंट है तो सही है। डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT इज़ द प्रोमोशनल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग द IPR इन इंडिया, एकदम सही है। अब आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन बिलो 14 साल के हैं दे कैन नॉट बी एम्प्लॉय एनीवेयर, कहीं एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं? टीवी में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। और नॉन हजार्डस फैमिली इंटरप्राइज में जा सकते हैं आफ्टर स्कूलिंग आवर्स, ठीक है। तो अगर आपका स्कूल आवर पूरा हो गया हो तो आप जा सकते हो। यहाँ से आता कि पहली बात होगी कि 14 साल से नीचे कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट टीवी में, सिनेमा में और स्पोर्ट्स में। और दूसरी बात, अगर नॉन हजार्डस फैमिली इंटरप्राइज है तो आप स्कूल आवर्स बात कर सकते हो। और एडोलसेंट जो 14 से 18 साल के बीच में है दे कैन बी एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड किए सकते हैं, बट ओनली नॉन हजार्डस वर्क में कर सकते हो, ठीक है। नॉन हजार्डस वर्क में कर सकते हो। ये अलग बात है कि पहले बहुत सारी इंडस्ट्री जो हजार्डस में आती थी उनको हटवा के नॉन हजार्डस में कर दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा इसका वायलेशन होगा तो जेल और पेनाल्टी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिवन एडिशनल पावर में भी यहाँ डीएम को एडिशनल पावर दी गई है तो मैनेज करने के लिए। अब कुछ बॉडीज़ हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्वालिटी रेगुलेशन के लिए, जैसे कि पहला BIS है। BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये पहली बात तो हम जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी क्वालिटी को ये स्टैंडर्डाइज करता है। कंज्यूमर गुड्स राइट, तो तभी एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर।
BIS एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर BIS 2016, एपेक्स रेगुलेटर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए बॉडी है। तो गुड्स आते हैं कंज्यूमर अफेयर में, राइट। BIS इज इंडियाज नोडल एजेंसी फॉर IUS स्टैंडर्ड्स एंड WTO टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। BIS अब ये नोडल बॉडी है। तो गुड्स के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। अब BIS हॉलमार्क क्या चीज़ होता है? फॉर प्योरिटी ऑफ बेंचमार्क ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए BIS का हॉलमार्क लगाते हैं। इको मार्क क्या है? प्रोडक्ट दैट आर लीस्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कम से कम इम्पैक्ट होगा, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ISI मार्क क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ISI जैसे कि वो गैस का, जैसे जब पाइप खरीदने जाते हो गैस सिलेंडर का पाइप, तो वो उसमें ISI का मार्क होता है। BEE क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, स्टैट्यूटरी बॉडी है पहली बात तो, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किस एक्ट के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर आता है। ये इम्प्लीमेंट पैड परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड, ये स्कीम के अंदर आता है। BEE का स्टार लेवलिंग प्रोग्राम भी चलता है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंदर FSSAI एक्ट 2006 के अंदर आती है। FSSAI जो एक्ट है इसने रिपील किया प्रीवियस सेंट्रल एक्ट्स को, लाइक प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेशन एक्ट 1954 इसको किया है, ठीक है। अब देखो FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का है, रिपील द प्रोविजन ऑफ फूड एल्ट्रेशन एक्ट 1954, सही बात है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। पहली बात तो जो ये FSSAI है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये अंदर चार्ज ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर में नहीं आ सकती, ठीक है, इसलिए केवल एक पार्ट चाहिए। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर, नॉन स्टैट्यूटरी है, ये याद रखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। QCI एक नॉन स्टैट्यूटरी है, QCI एक नॉन स्टैट्यूटरी है, QCI एक नॉन स्टैट्यूटरी है अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एगमार्क क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। डायरेक्ट जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये किस एक्ट के अंदर आता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1986, ठीक है, स्टैट्यूटरी है। अब आते हैं प्लानिंग देखो हमने रशिया से प्लानिंग, ये USSR से हमने अडॉप्ट किया, वो भी उनकी भी प्लानिंग मॉडल चलते थे, तो हमने उन्हीं से ही अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब देखो हमारा जो पहला 15 साल है उसमें 5-5 साल के 3 प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स आए हैं। पहला हरोद दामोदर प्लान, ठीक है, HARROD हरोद दोमर प्लान, ये फिर मॉडल, तो ये था हमारा पहला HD मॉडल, ठीक है, इसका आप लिख लो HD मॉडल क्या है? ये हरोद दोमर प्लान, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली फोकस ज़्यादा किया गया एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन चीज़ों पे किया गया था, ठीक है। फिर दूसरा आया PC महालनोबिस मॉडल, ये हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया, ठीक है। दूसरा आया है PC महालनोबिस मॉडल, ये हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया इन लोगों ने। तीसरा आया था गडगिल योजना, ठीक है। तो पहले 3 का तो हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HD मॉडल एग्रीकल्चर इरीगेशन, दूसरा PC महालनोबिस हैवी इंडस्ट्री, तीसरा गडगिल योजना, ठीक है। उसके बाद चौथा जो था फिर आ गया 1966-65, यहाँ पे चाइना से वॉर चल रहा था, तो अगले 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर 1969 जब इंदिरा गांधी आ गई थी, PM तो 66 में ही बन गई थी, ठीक है। तो 4th मॉडल चलने लगा था 1969 से। 4th मॉडल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने फोर्थ 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, 4th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है, अब उस पर तुम 8वां देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, 4 तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8वें में आओ, 8वें में क्या है? 8वें में जो PV नरसिम्हा राव, 8वां क्या है? 1992 से 97, इसी में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी इसी के अंदर आती है 8वें में, ठीक है। जो अर्पित की DOB है वो आती है 8th 5 ईयर प्लान में, 92 से लेकर 97 के बीच में, ठीक है।
तो ये जो है ये क्या है, एलपीजी का रिफॉर्म नरसिम्हा राव के टाइम पे हुआ था 8वां। फिर 11वां वाला 2007 से 12, फिर 12वां 2012-17। 2011 वाले में क्या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, थीम का भी नाम था इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12वें वाले में क्या था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 11वें वाले में केवल इंक्लूसिव वर्ड था, 12वें वाले में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल दोनों वर्ड हैं, ठीक है। 12वें वाले में इंक्लूसिव सस्टेनेबल दोनों ही वर्ड हैं, ठीक है। अब आता है PMEAC, क्या था, PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो लाइक जैसे कि PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे, जैसे ही प्लानिंग कमीशन है एक बॉडी है, एक नीति आयोग है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे ही PMEAC भी है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही ये किसी एक्ट के अंदर बनी हुई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल, मॉस्पी का फुल फॉर्म पता नहीं क्या है, मॉस्पी के अंदर आता है, राइट। स्टैटिकल वाले मॉस्पी के अंदर आते हैं, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। अब इसमें देखो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ सच एज शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंपनीज एक्ट। कोई भी फर्म है जो फर्म है रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, ठीक है, कहीं भी फर्म कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है अंडर एनी लॉ सच एज शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंपनी, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर कौन कौन से लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है अनऑर्गेनाइज में हो सकता है, अनऑर्गेनाइज में हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी हो सकता है, ठीक है, खुद ही अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी हो सकता है, मतलब कोई भी चौकीदार है या फिर खुद का कोई काम कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। इंडिविजुअल और एम्प्लॉयड दोनों ही हो सकते हैं। सीजनल वर्क करने वाले भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, विथ इरेगुलर पेमेंट्स। इनफॉर्मल वर्कर क्या चीज़ होता है, पर्सन हु इज़ नॉट इन द फॉर्मल रिकॉर्ड, ऐसा कोई पर्सन जो पेरोल में नहीं है, मतलब जैसे कि कोई जिसका ऐसा नहीं कि उसकी सैलरी इसके अकाउंट में आएगी मंथली, एक कहीं पे नाम लिखा हुआ है, PDF खोलोगे तो नाम, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन हु इज़ नॉट इन द फॉर्मल रिकॉर्ड, ओके, और ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फर्म, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आया, बस ये हुआ कि कोई आदमी दिखा कल से चौकीदारी करोगे, हाँ करेंगे, 8,000 महीना, ठीक है, कहीं कुछ फॉर्मल रिकॉर्ड्स नहीं है, कहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो जब तक है तब तक चौकीदार है, तब तक पैसा मिल रहा है। सो हु कुड बी इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड कुड बी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल वर्कर केवल अनऑर्गेनाइज में ही होगा, हो सकता है कि ऑर्गेनाइज में भी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में एक ऐसा गार्ड रखा हुआ है जो मतलब कहीं किसी उसकी कहीं मतलब उसकी फॉर्मल रिकॉर्ड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कहने को तो रिलायंस एक मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाएगा, सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएगा या फिर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसमें ये जो बंदा ये है वो चौकीदार वाला बंदा, वो कहीं वो तो इनफॉर्मल वर्कर है वहाँ पर, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। अब GDP देखते हैं, GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए in the market value, GDP at market price of all final goods and services produced within the domestic territory of country, ठीक है, मतलब GDP एट मार्केट प्राइस पे आएगा और फाइनल होनी चाहिए प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री का होनी चाहिए। मतलब जैसे अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है, जैसे कि डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं कि केवल कंट्री के अंदर हो जाए, ऐसा नहीं जो इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट हैं, राइट। तो इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज़ किया गया है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ लार्जर देन जो कंट्री का जो एरिया है, राइट। तो GDP एट मार्केट प्राइस होता है, डोमेस्टिक उसी को बोलते हैं। GDP जब हम निकालते हैं तो GDP एट मार्केट प्राइस ही निकालते हैं हम लोग। अब कैसे GDP को कैलकुलेट करते हैं, उसके 3 मेथड हैं। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, इसका मतलब ये है कि जैसे कि इफ़ एनीथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया देन समवन मस्ट हैव पेड मनी फॉर दैट। अब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है तो उसको पैदा करने प्रोड्यूस हुई है तो कोई ना कोई उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, ठीक है, या फिर किसी ने उसको पैदा करने के लिए पैसे दिए होंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आता है, इसमें
इसमें डिराइव करने के लिए जीडीपी चिग्ज़म फार्मूला है CIGX माइनस M। सी से कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको कंज्यूम करेगा कोई ना कोई। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई पैसे दे रहा होगा, चाहे बैंक दे रहा हो चाहे आदमी दे रहा हो। गवर्नमेंट परचेसेज, जो गवर्नमेंट परचेज करती है अपने लिए। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, या फिर नेक्स्ट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब है यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट में यहाँ से बाहर जा रहा है, इम्पोर्ट में बाहर से अंदर आ रहा है, तो नेट कितना आ रहा है ये घटाने के बाद जो वैल्यू है, ठीक है। वी गेट जीडीपी एट, यहाँ से हम जो जीडीपी निकालते हैं वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आती है, क्योंकि ये सारा काम मार्केट पे ही हो रहा है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो मार्केट पे आ रही है, इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट पे हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब मार्केट पे ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो जीडीपी आती है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है। अब इसको हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे आती है, लेकिन इसको हमें इन्फ्लेशन से जब हम एडजस्ट करते हैं, हमें देखना है बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद इसकी क्या है मतलब हिसाब किताब, तो उसको बोलेंगे एडजस्टिंग विद इन्फ्लेशन अगेंस्ट द बेस ईयर 2011। जीडीपी का बेस ईयर 2011 है, ठीक है। तो जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस आ जाएगा। तो जहाँ पे कॉन्स्टेंट प्राइस मतलब जब बेस ईयर 2011 रखा गया है, तो जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम एडजस्ट करने के बाद जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस पे लाते हैं, जो 2011 का बेस ईयर था, वहाँ पे जो प्राइस था उसके हिसाब से लाते हैं। इन्फ्लेशन हट जाता है। तो ये है नॉमिनल जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, ये है रियल जीडीपी कितनी हुई, ठीक है। अब जीडीपी वाया प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से जो जीडीपी वाया प्रोडक्शन जो हम निकालते हैं ये हमारा आता है जीडीपी एट बेसिक प्राइस, ठीक है। यहाँ पे बेसिक प्राइस पे आता है, तो जीडीपी वाया प्रोडक्शन पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एक कंपनी ने माइनिंग की, उस पर 1 लाख रुपए लग गया, फिर उससे इंजन बनाया 4 लाख कंपनी ने माइनिंग की, ठीक है। पहले कंपनी ने डिगिंग की, वहाँ से उसने स्टील वगैरह ख़रीदा, 1 लाख रुपए लग गया, मतलब जीरो पहले था, फिर 1 लाख लग गया। फिर इंजन बनाया 5 लाख लग गया। फिर एक कार बनाई, ट्रैक्टर बनाया जो 10 लाख रुपए लग गया। तो इसमें हर एक जो स्टेज पे हम कितना ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब जब हम डिगिंग विगिंग कर रहे थे और जब हमने स्टील का बनाया उस पर हमने 1 लाख रुपए ऐड किया। फिर 1 लाख से 5 लाख जब हमने स्टील परचेज करने के बाद जो इंजन बनाया तो उसमें कितना ऐड किया हमने, 4 लाख और ऐड किया। फिर वैसे हमने 5 लाख ऐड किया और सारा GVA मिला दिया तो हमने 10 लाख रुपए आया। तो ये GVA क्या होता है, वैल्यू ऐड किया जाता है एट ईच स्टेज, 1, 4, 5, 10 लाख, ठीक है। और GVA का जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वहाँ से हम जो चीज़ निकालते हैं उसे बोलते हैं जीडीपी एट बेसिक प्राइस। जीडीपी एट बेसिक प्राइस बोलते हैं। तो हाउ टू अराइव GVA टू जीडीपी, ठीक है। अब सॉरी, ये हमने निकाला है GVA एट बेसिक प्राइस। अब GVA एट बेसिक प्राइस से हम जीडीपी पे कैसे आएंगे, ठीक है। तो GVA एट बेसिक प्राइस में हम जोड़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। पहली बात तो जो GVA है ये तो बस प्रोडक्शन के हिसाब से है, ये प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस होने के बाद ये मार्केट में भी तो आएगा। तो मार्केट में जब आएगा तो क्या करोगे, प्रोडक्शन पे हमें हमारा टैक्स भी लगेगा, टैक्स लगेगा, फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो ओवरऑल आने के बाद जो मार्केट पे आएगा वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। GVA एट बेसिक प्राइस में जब इनडायरेक्ट टैक्स जब जो टैक्सेस को ऐड करोगे और सब्सिडीज़ को हटाओगे, ठीक है, उसके बाद आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब उसको अगर एडजस्ट करोगे इन्फ्लेशन से तो आ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जहाँ पे बेस ईयर 2011। अब जो GVA है, वेल GVA गिव्स द पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड, मतलब जो कोई कंपनी वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूसर के साइड से GVA आता है, जैसे है ना, पूरा ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो GVA है जो प्रोड्यूसर साइड से आता है। द GDP मॉडल गिव्स द पिक्चर फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, और GDP मार्केट प्राइस है जो मॉडल है उसमें हम कंज्यूमर साइड से बातें करते हैं, डिमांड साइड से, कि कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है, तभी तो। अब इसी में जब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी मिला दिया और जो प्राइस आया इसी प्राइस तो कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है। तो GDP जो मॉडल है गिव्स पिक्चर फ्रॉम द कंज्यूमर और डिमांड साइड पर्सपेक्टिव बिकॉज इट कंसीडर इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। एकदम सही बात है। देयरफॉर फ्रॉम 2018 अप्रैल RBI डिसाइड टू यूज GDP इंस्टेड ऑफ GVA टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। RBI ने ये डिसाइड किया कि वो GDP एट मार्केट प्राइस को इकोनॉमिक एक्टिविटी पर देखेगा। ये और जो ये GDP आई है,
जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो आरबीआई देखता है ये है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन जीडीवी मॉडल, जीबीए मॉडल। जीडीपी निकालने के 3 मॉडल हैं। एक्सपेंडिचर मॉडल, पहला था एक्सपेंडिचर मॉडल, दूसरा था प्रोडक्शन मॉडल, तीसरा इनकम मॉडल। तो जो आरबीआई यूज़ करता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस यूज़ करता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए, और ये बेस्ड है जीबीए मॉडल पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकम मॉडल क्या है। इनकम मॉडल का सिंपल आइडिया ये है कि वट एवर इज मेड इन इंडिया इज रेवेन्यू मस्ट हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो जो भी कुछ बनेगा उसका सारा का सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में स्प्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें हमें लेबर लगता है, ठीक है, लेबर लगता है, एंटरप्रेन्योर लगता है, कैपिटल लगता है, लैंड लगता है। जब लेबर लगेगा तो हम उसके अगेंस्ट क्या देंगे, वेजेस देंगे। जो आदमी काम कर रहा है उसको वेजेस देंगे, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना प्रॉफिट उसमें से निकालेगा। कैपिटल है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लैंड है तो रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जीडीपी को हम निकालने के लिए जो भी हम बनाए हैं उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू में ये सब जो चीज़ें आएंगी इन सब कैलकुलेट करो। वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, एनर्जी सब कंप्लीट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी। तो जीडीपी जो हमें मिलेगा, द जीडीपी दस अराइव्ड इज कॉल्ड जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स से ही तो निकल के आ रहा है ये, इसलिए फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड से जो निकलता है जीडीपी उसको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे आने पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से तुम सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज़, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़, ठीक है। और देखो अब इसमें ये बात ध्यान रखो, जो प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन, देखो ये जो प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन वाला आएगा, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। और ये चीज़ इंडिपेंडेंट होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम 10 किलो की जगह अगर 50 किलो कर दोगे तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, मान लो किसी एरिया के रजिस्ट्रेशन फ़ीस है X रुपये। अब वहाँ पे तुम चाहे तुम 1 किलो 1 किलो सामान पैदा करो या फिर 10 किलो पैदा करो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग गई, अब तुम जो करना हो करो। लाइक जैसे कि एक कमरा में तुमने किराया अगर 1000 रुपये दे दिया है, अब तुम चाहे 1 बंदा रहो चाहे 3 बंदा रहो, कोई मतलब नहीं है। वैसे ये भी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग गई तो प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़ होगा सब। और ये प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं वॉल्यूम के। अब ये फैक्टर कॉस्ट जब ऐड होता है तो आता है हमारा जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है। अब जीवीए और बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज़ लगाओ, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम के, कितने यूनिट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होगा। ज़्यादा बनाओगे तो हर प्रोडक्ट पे आपको देना पड़ेगा, राइट। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस जो होता है प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये दोनों ही लगते हैं। उसके बाद आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी और मार्केट प्राइस को एडजस्ट करोगे इन्फ्लेशन से तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और यहाँ पर जो बेस ईयर है 2011 है, ठीक है। तो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती हैं। और प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। क्यों डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, इसे हर एक प्रोडक्ट पे लगेगा ये चीज़ें। तो 10 प्रोडक्ट होंगी तो 10 पे लगेगा, 1000 होंगी तो 1000 पे लगेगा, सब पे लगेगा। अब आगे चलते हैं। जीडीपी का बेस ईयर 2011 है, नो डाउट अबाउट इट। हेडलाइन ग्रोथ रेट क्या होता है, हेडलाइन जो ग्रोथ रेट होता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब पहले करते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, लेकिन अब बस इतना याद रखो, हेडलाइन ग्रोथ रेट होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कंट्रोल मेज़र करते हैं। हेडलाइन ग्रोथ रेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इस पे हम मेज़र करते हैं, ठीक है। सेक्टर वाइज एस्टिमेट जो होता है ये ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड विल बी गिवन एट द बेसिक प्राइस। यो जीवीए, जब भी सेक्टर वाइज की बात आती है तो जीवीए एट बेसिक प्राइस पे आता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फैक्टर कॉस्ट नहीं, वो तो इनकम मेथड से आता था। सेक्टर वाइज प्रोडक्शन की बात होती है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट की बात होती है। ऑफिशियल कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में हम प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, जो ठीक है। देखो आरबीआई कौन सा जीडीपी यूज़ करता था, आरबीआई यूज़ करता था ये वाला प्रोडक्शन मेथड से जो जीडीपी निकलता था, जीडीपी एट प्रोडक्शन जीडीपी निकलता था, सॉरी आरबीआई कौन सा यूज़ करता है,
आरबीआई जो ये होता है यूज़ करता था प्रोडक्शन मेथड वाला जीडीपी, ठीक है, और वो किस मेथड से निकला है, वाया जीबीए मेथड। तो वही बात यहाँ भी लिखी हुई है। ऑफिशियल कैलकुलेशन में जीडीपी होता है वो प्रोडक्शन मेथड वाले जीडीपी से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जीडीपी प्रोडक्शन मेथड इज़ कंसिडर मोर एक्यूरेट देन अदर थ्री से ज़्यादा इसको एक्यूरेट करते हैं मेजर, वाइल सीएसओ कंप्यूट डाटा यूजिंग 3 मेथड्स बट ऑफिशियल जीडीपी ग्रोथ फिगर आर प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन जीबीए मेथड, ठीक है। जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे आता है जीबीए मेथड से, उसको हम प्रेफर करते हैं। अब आता है जीडीपी ग्रोथ रेट एंड डिफ्लेटर, इसके बारे में देखते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट समझ लो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लो प्रेजेंट ईयर 2022 चल रहा है, तो लास्ट ईयर जो 2021 है उसके अगेंस्ट कितना ग्रोथ होता है उस पर मेजर करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर अपॉन लास्ट ईयर, तो 2022 की जीडीपी माइनस 2020 की जीडीपी अपॉन 2022 की जीडीपी माइनस 2021 की जीडीपी, 2022 की जीडीपी माइनस 2021 की जीडीपी अपॉन 2021 की जीडीपी इंटू 100, यहाँ से कर लो कि ग्रोथ रेट आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अब देखो एक बात समझो, बट क्वांटिटेटिवली द प्रोडक्शन मे नॉट हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम वन, जैसे कि मान लो कि ग्रोथ रेट अगर पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है, मान लो कि 10% 50% ग्रोथ रेट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं कि क्वांटिटेटिवली भी, मतलब क्वांटिटी वाइज भी प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ ही हो। फॉर एग्जांपल 1 kg ओनियन से 2 kg ओनियन हुआ हो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि केवल इन्फ्लेशन के वजह से ऐसा लग रहा हो ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट आ रही हो, इन्फ्लेशन की वजह से आ रही हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट डज इट मीन द प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट मान लो 10% या 9% की है, इससे क्या है, मतलब ये भी है कि प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ ही हुआ है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। क्यों हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 2011 में 10 रुपये केजी की कोई चीज़ थी, ठीक है, और 2 किलो सामान था, तो कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ। 2012 में अब वही सामान इन्फ्लेशन की वजह से 100 रुपये केजी हो गया, तो 2 किलो कितना हुआ, 200 रुपये का हुआ। तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हुई, 200 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, 900% की जीडीपी ग्रोथ रेट हुई। बट क्वांटिटी तो अभी भी उतनी ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ रेट दिखा रहा हो लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज ना हुआ हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर टू इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि नहीं, पर कैपिटल रियल इनकम। देखो रियल किस लिए, इन्फ्लेशन से नहीं, रियल। जीडीपी तो इन्फ्लेशन से बढ़ भी सकती है, बट रियल इनकम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दिखाता है, तो कितना है वो बताता है। अब इसमें देखो 8% की ग्रोथ रेट है इंडिया की इकोनॉमी की, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे। तो ये इसका मतलब ये है कि रियल ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस अगेंस्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस तो ये प्रीवियस ईयर का कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस बिकॉज इट इज़ रियल ग्रोथ रेट, ठीक है। जो 8% ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ये हमारा एक किसी कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस रियल कांस्टेंट रेट है, ये एट कांस्टेंट प्राइस अगेंस्ट प्रीवियस ईयर। वी आर टेकिंग अबाउट ग्रोथ रेट जो कि प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके। अगर ये ना भी समझ में आए तो अलग से इसको देखना। जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ होता है, जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस बट रियल जीडीपी एट बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस पे इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो नॉमिनल बट रियल, जो नॉमिनल होगा वो आपका करेंट, जो आपकी करंट प्राइस चल रही है जिस भी आप ईयर में हो वो, प्लस रियल की जब बात करेंगे तो रियल जीडीपी क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन के बिना जीडीपी, इन्फ्लेशन के बिना
कौन से ईयर की, जो बेस ईयर आपने चुना हुआ है, ठीक है, 2011 का, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस इंटू 100। नॉमिनल मीन्स नॉर्मल, इन्फ्लेशन अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन अभी शामिल है नॉमिनल वाले में। और रियल वाले में क्या है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है, रियल वाले में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है। अब देखो इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है ये कब प्रूव होगा, ये तब होगा जब इन्फ्लेशन रहेगा तो नॉमिनल हमेशा ज़्यादा हो जाएगा रियल से, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन रहेगा तो मतलब जीडीपी डिफ्लेटर में 1 से ऊपर का नंबर आएगा, राइट। और जब डिफ्लेशन होगा मतलब नॉमिनल कम हो जाएगा रियल से, तो डिफ्लेशन में जीडीपी डिफ्लेटर 1 से कम रहेगा, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई का देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर करता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस इन इंडिया, सारी गुड्स सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हूँ। सीपीआई करता है फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज, वैसे सीपीआई में बहुत लिमिटेशंस हैं, इतने आइटम रहेंगे इस कैटेगरी में इतने, उस कैटेगरी में इतने, तो जीडीपी में बहुत लिमिटेड कैटेगरी गुड्स एंड सर्विस। लेकिन जीडीपी में भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं और सीपीआई में भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स हैं, सर्विसेज नहीं है, ठीक है, याद रखो। डज नॉट कंसिडर इम्पोर्टेड गुड्स, इसमें इम्पोर्टेड गुड्स का कंसिडर नहीं होता, क्योंकि जीडीपी तो केवल उन्हीं के बारे में बात ही करता है कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ प्रोड्यूस किया गया है, राइट। और सीपीआई कंसिडर करता है इम्पोर्टेड गुड्स को, क्योंकि सीपीआई की जो बास्केट है उसमें इम्पोर्टेड गुड्स भी हैं, एक तो इंडिया में जो प्रोड्यूस किए इंडिजिनस वाले भी हैं और इम्पोर्टेड वाले भी हैं, ठीक है। वेटेज वरी करता है एज पर द प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर डिफरेंट सेक्टर, वेटेज वरी करेगा प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है। वेटेज वेरी करता है एज पर प्रोडक्शन वॉल्यूम, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना, ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स का प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्री का, प्राइमरी का, उसके हिसाब से करता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर करता है। ये ईयरली मेजर करते हैं, क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन भी ईयरली होता है, राइट। सीपीआई मंथली होता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई मंथली। इनमें जो वेटेज होता है वो फिक्स्ड होता है, इतने परसेंट फूड का, इतने परसेंट बेवरेज का, इतने परसेंट फ्यूल का, ये सब फिक्स्ड होता है। इसमें वेटेज वेरी करता है, डिपेंड करता है सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब आगे देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, सेविंग बढ़ाकर। इट्स सेविंग क्या है, एक्सेस इनकम है ऑफ इनकम एक्सेस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद जो इनकम बचती है वो सेविंग करते हैं, सेविंग बढ़ा के हम जीडीपी ग्रोथ को जीडीपी रेट को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करके डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इससे जीडीपी इसमें ग्रोथ रेट बढ़ता है। जीएफसीएफ क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जीएफसीएफ शोज द नेट इंक्रीज द फिजिकल एसेट, नेट फिजिकल एसेट का नेट इंक्रीज किया हुआ, इट इग्नोर्स द डिप्रिसिएशन एंड लैंड परचेज, ये इग्नोर करता है डिप्रिसिएशन को, लैंड परचेज को, ठीक है। जीएफसीएफ क्या है, शोज द नेट इंक्रीज ऑफ फिजिकल एसेट, जो भी नेट इंक्रीज ऑफ फिजिकल एसेट में, और जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इग्नोर करता है डेप्रिसिएशन को और लैंड परचेज को। देखो जीएफसीएफ में इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स, जीएफसीएफ इक्वल टू नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या चीज़ होता है, इसका मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 1 यूनिट आउटपुट को बनाने में कितना कैपिटल लग रहा है। अगर आपका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होगी अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगा, मतलब अगर हमें 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है तो हमारा ग्रोथ रेट कम होगी। अच्छा तो ये होता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो सबका कम हो, इकोनॉमिकली अच्छा ये होता है। कम होगा मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है जीडीपी से जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी, एनएनपी से पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे, जीएनपी कैसे निकालोगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है,
ग्रॉस जीडीपी का जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या मतलब है? नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो बाहर से जो रेजिडेंट है इंडियन के, जो ओवरसीज रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में क्या भेजते हैं? वेजेस भेजते हैं, इंटरेस्ट भेजते हैं, प्रॉफिट, रेंट, ये सब उनका रहता है, ठीक है। और जो यहाँ के जो नॉन रेजिडेंट हैं, यहाँ पर जैसे कोई अमेरिकन रह रहा है, ब्रिटिश रह रहा है, तो वो अपने घर भेजेगा, वेज, रेंट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ भेजेगा, ठीक है। तो इसका जो हम माइनस कर लें, जो जा रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कर लें तो हमें मिल जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसमें ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट, एग्जांपल गिफ्ट, डोनेशन, रिमिटेंस, ये सब काउंटर नहीं होता है, ठीक है। जीएनपी कैसे निकालोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालोगे जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब जीडीपी और जीएनपी ये आपस में बड़े छोटे दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि नेट फैक्टर इनकम कितनी है। नेट फैक्टर इनकम मतलब माइनस में जा रही है, प्लस में जा रही है, प्लस में जा रही होगी तो जीएनपी बड़ा होगा, माइनस में जा रही होगी तो जीडीपी बड़ा होगा, ठीक है। जीएनपी के लिए जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब जीडीपी, अब दोनों ही मार्केट प्राइस पे हैं, और जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जो मार्केट प्राइस में, उससे डिप्रिसिएशन कर दोगे तो जीएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट आता है, राइट, याद रखो। तो हमेशा जो एनएनपी होगा ग्रॉस से छोटा ही होगा, जीएनपी जो है हमेशा बड़ा होगा एनएनपी से, क्योंकि डिप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, ठीक है। और नेट नेशनल इनकम है जो हमारा, उसमें हम सब्सिडीज़ को जोड़ दें जो सरकार देती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सरकार लगा रही है, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। सब्सिडीज़ को जोड़ दो और इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो, क्योंकि हमें कहाँ आना है? नेट नेशनल इनकम जो मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है, ठीक है। अब देखो एक बात है, समझिए कैसे यहाँ से यहाँ तक आए। जो मान लो एक्स कोई फैक्टर कॉस्ट है, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडी को माइनस करते हैं, तो हमारा मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। अब इसी का इक्वेशन बदल दो, अबे हम एक्स जो मार्केट प्राइस में उसमें सब्सिडी को ऐड करेंगे और इंडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आएगा, और हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचना है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है, मतलब फैक्टर प्रोटेक्शन जो बनी हुई है, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस में से सब्सिडी को प्लस करे और इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करे तो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे बोलते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पर कैपिटा इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये जो फैक्टर कॉस्ट वाली है ना, यही नेट नेशनल इनकम है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वाला ही नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। पर कैपिटा इनकम के लिए क्या गए, एनएनपी अपॉन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम। और ये जिग जैक है हमेशा। ये तुम सोच सकते हो कि कोई कह देगा ये तो हमेशा बढ़ी है हमारी, हाँ ऐसा नहीं है, ये जिग जैक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है।